हेलो एवरीवन। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इटली का मरीन विवाद। ठीक है, तो इटली के मरीन विवाद में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय क्या होता है? मध्यस्थता पहले बताइए। आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, दो लोग के बीच डिस्प्यूट हो रहा हो, अगर कोई डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच, तो उनके बीच जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, चाहे वो कोई कमेटी हो चाहे वो कोई कोर्ट हो, तो उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, यानी कि मध्यस्थता, दोनों लोगों के बीच का जो है मध्यस्थता किया जा रहा है। तो ये एक जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। उसने भारत तथा इटली के मध्य चल रहे इटालवी मरीन मामले के संबंध में संयुक्त राष्ट्र समुद्री, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून हेतु, तो अनक्लॉज बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी। ठीक है, इससे जुड़े विवादों को निपटाने के लिए एक अस्थायी ट्रिब्यूनल जो है पारित किया है। अस्थायी ट्रिब्यूनल द्वारा पारित एक फैसला है जो आ गया है। तो देखिए, फैसले का कुछ अंश है, उसमें क्या है ये कि न्यायालय ने भारत को इस दलील को खारिज कर दिया है कि इटालवी जो नागरिक हैं जिन पर भारतीय मछुआरों को मारने का आरोप लगा था, उनके विरुद्ध जो न्यायिक मुकदमा है वो भारत में चलाया जा सकता है। तो उन्होंने मना कर दिया है, खारिज कर दिया है कि न्यायिक मुकदमा भारत में नहीं चलाया जा सकता। देखिए मामला क्या था। आई थिंक ये 2011 और 12 की बात है कि जो इतालवी जो है इटली के कुछ जो है मछुआरे थे, कुछ नाविक थे, उन्होंने भारतीय मछुआरों को मार दिया था। ठीक है, तो इसके जो है इसमें भारत ने ये कहा कि इसका जो मुकदमा है वो भारत में चलाया जाएगा, लेकिन मध्यस्थता जो न्यायालय है, आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है, उन्होंने ये चीज़ साफ साफ खारिज कर दिया है और इन नाविकों के विरुद्ध सभी आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश दिया है। ठीक है, अब देखिए, भारतीय तटरक्षक पुलिस ने वर्ष 2012, देखिए 2012 की बात है ये, उसमें एक जो इटालियन टैंकर है ना, क्या नाम था, एनरिका लेक्सी, पर तैनात दो नाविकों को, दो भारतीय मछुआरों को गोली मारने के आरोप में हिरासत में ले लिया था। और किसने लिया था? भारतीय तटरक्षक पुलिस ने ले लिया था। दो इटालियन जो नाविक थे उनको जो है दो भारतीय मछुआरों को गोली मारने के आरोप में हिरासत में ले लिया था, लेकिन उन्होंने उन मछुआरों को केरल के तटवर्ती क्षेत्र में सक्रिय समुद्री लुटेरे समझकर उन पे गोलियां चला दी थी। ठीक है, अब 3 वर्ष के बाद जो है इटली ने समुद्र कानून के लॉ ऑफ द सी हो, एक यूनाइटेड नेशन का लॉ ऑफ द सी है जो सारे जो है देश हैं उनको उसको मानना होता है। ठीक है, तो इटली ने समुद्री कानून हेतु अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को यह तर्क देते हुए ये कहा कि न्यायालय में मुकदमे की कार्यवाही के दौरान इन जो इटालियन जो नागरिक हैं या नाविक हैं को इटली में रहने की अनुमति दी जाए। ठीक है, जब कार्यवाही चल रही हो न्यायालय में तो उस दौरान जो है इनको इटली में रहने की जो है अनुमति दी जाए और भारत को उनके विरुद्ध चलाए जा रहे आपराधिक अभियोजन को फौरन समाप्त करने का जो है आदेश पारित किया जाए, ये कहा गया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि तात्कालिक समय पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार न्यायालय के क्षेत्राधिकार की प्रयोज्यता का पता लगाने के लिए एक विशेष अधिकृत अदालत की स्थापना की गई। कि मतलब ये जो केस है उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए एक जो है विशेष अधिकृत अदालत की स्थापना की गई 2015 में। ITLOC इंटरनेशनल, अब देखिए इसमें क्या है, ITLOC में क्या है, द्वारा पारित फैसले में एनरिका लेक्सी मामले में जुड़े सभी देशीय अभियोजनों को रोकने का आदेश दिया गया है। मतलब क्या है कि जितनी भी हमारे देश में जितनी भी जो है गतिविधियां चल रही हैं, जितने भी अभियोजन हैं इस मामले से जुड़े हुए, उसको जो है बंद करने का आदेश मिल गया है भारत को। ठीक है, भारत के पक्ष में ट्रिब्यूनल के फैसले, तो भारत के पक्ष में क्या फैसले ट्रिब्यूनल ने अपने निर्णय में कहा कि जो इटालियन नाविक हैं उनके कृत्यों ने भारत की अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन जो है आपका लॉ ऑफ द सी, ठीक है, इससे संबंधित समुद्री जो संधि है उसके अनुच्छेद 87(1) का और 90 के तहत भारत की नौवाहन संप्रभुता एवं स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। तो ये तो बात कही है कि भारत की जो है संप्रभुता यानी कि सोवेरेनिटी का उल्लंघन किया गया है नाविकों के द्वारा। और ट्रिब्यूनल की इस घटना के संदर्भ में जान माल के नुकसान की भरपाई है तो भारत को मुआवजा देने हेतु जो इटालियन जो कंपनी है उसको आदेश भी जारी किया है। ठीक है, तो मतलब जो जान माल की जो नुकसान हुई है उसका मुआवजा जो है भारत को देने की बात की गई है, लेकिन इंडिया में उसके सपोर्ट में जो भी चीज़ें चल रही हैं, मतलब इंडियन कोर्ट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको जो है तुरंत ही जो है ख़त्म करने की बात भी कही गई है। ठीक है, अब चाबहार बंदरगाह के बारे में चाबहार बंदरगाह के बारे में देखिए, ईरान में हाल ही में भारत की ओर से वित्तीय सहायता में हो रही देरी को संज्ञान में रखकर चाबहार बंदरगाह से जाहेदान के मध्य 628 किलोमीटर लंबे रेल लाइन के निर्माण
कार्य पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। ठीक है, तो भारत की तरफ से वित्तीय सहायता में जो है देरी हो रही है, इसकी वजह से ईरान ने क्या फैसला किया है कि जो चाबहार बंदरगाह है वहाँ से जाहेदान के मध्य जो है 628 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण की योजना पे आगे जो है कार्य किया जाएगा। अब देखिए क्या है ये रेल लाइन परियोजना दरअसल ईरान और अफगानिस्तान के मध्य स्थापित त्रिपक्षीय संधि पर भारत की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। क्या है ये जो है ईरान और अफगानिस्तान के मध्य स्थापित त्रिपक्षीय संधि का एक पर भारत की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है, जिसके तहत अफगानिस्तान तथा किसके अफगानिस्तान मध्य एशिया में एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में जो है उसकी निर्माण योजना बनाई गई है। समझिए बात को। देखिए ये जो रेल लाइन है उस ये परियोजना दरअसल ईरान और अफगानिस्तान के मध्य स्थापित त्रिपक्षीय संधि पर भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इससे क्या होगा कि जो मिडिल एशिया है, ठीक है, मिडिल एशिया में एक जो वैकल्पिक व्यापार है उसका मार्ग का जो निर्माण की योजना बनाई गई है वाया किसके अफगानिस्तान से। ठीक है, जिसके तहत अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग के निर्माण की योजना बनाई गई है। अब ये समझौता क्या है, पूरा ये समझौता भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में तेहरान दौरे के अवसर पर किया था। ठीक है, मेन जो है पॉइंट्स क्या हैं, भारत और ईरान ने सदैव यह माना कि चाबहार जाहेदान रेल लाइन परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो दोनों ने ही ये चीज़ हमेशा एक्सेप्ट किया है कि एक संयुक्त परियोजना है भारत और जो जाहेदान रेल परियोजना है। दोनों पक्षों ने जो है क्या किया है कि एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, परंतु इस विषय पर किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होना बाकी है। तो एक तो जो है हमने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन औपचारिक रूप से जो है कोई समझौता इस तरीके का हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार ईरान देखिए खातम अल अनबिया निर्माण कंपनी द्वारा सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए कार्य सौंपने पर जोर दे रहा था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से जो ईरान है वो खातम अल अनबिया जो है एक कंपनी है, निर्माण कंपनी है, उसके द्वारा जो है जो भी नगरीय जो भी सिविल कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए जोर दे रहा था। भारत ने इस कंपनी को सिविल निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपने पर इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए आपत्ति जताई कि उसका संबंध ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड से है। तो ये जो कंपनी है उसका संबंध है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड से, इसलिए जो है इंडिया आपत्ति जता रही थी, जिसे अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा है। तो ये जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है ईरान की, उसको अमेरिका के द्वारा वो प्रतिबंधित है, और इसी का जो है ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का संबंध जो है खातम अल अनबिया जो निर्माण कंपनी है उससे है। तो इसलिए इंडिया जो है झिझक रहा था, इंडिया नहीं चाह रहा था कि उसके जो है हाथ में ये जो नागरिक जो सिविल कार्य हैं उसके हाथ में प्रॉपर्टी जाए। ठीक है, तो ये जो संस्था है इस पर लगाम लगाने की अमेरिकी कार्यवाही के द्वारा लागू द्वितीय प्रतिबंधों के तहत कोई भी देश इस कथित संगठन के साथ ईरान में कार्य नहीं कर सकती, चाहे वह कोई भी विकासपरक योजना ही क्यों ना हो। तो जब जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है अमेरिका ने, तो अमेरिका के हिसाब से क्या है कि इस देश का कोई भी संगठन हो ईरान इसके साथ ईरान में कोई भी कार्य कोई देश नहीं कर सकता, चाहे वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ही क्यों ना हो। ठीक है, ये जो एक यूनिक टाइप का ये विशेष प्रकार का जो रेल लाइन है परियोजना, उसके कार्यान्वयन हेतु अमेरिकी प्रतिबंधों से हालांकि छूट प्रदान की गई है इस रेलवे लाइन के लिए। देखिए आप जानते हैं कि अमेरिका और अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध जो है आरोपित कर रखे हैं, लेकिन इस लाइन के लिए जो है छूट प्रदान की गई थी। लेकिन अमेरिका की ओर से किसी कठोर संभावित कदम के भय से भारत को इस परियोजना हेतु उपकरणों की आपूर्ति हेतु जो आपूर्तिकर्ता हैं उनसे जो है आपूर्तिकर्ताओं के मिलने में दिक्कतें पेश आ रही थी। ठीक है ना, तो हालांकि इस परियोजना के लिए जो है अमेरिका ने छूट जो है प्रदान की थी, लेकिन जो है कोई कठोर संभावित कदम ना उठ जाए, इसलिए जो है इंडिया जो है हेजिटेट कर रहा था इसमें आगे बढ़ने से। ठीक है, देखिए रेल लाइन जो परियोजना है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो देखिए निर्माण में अभी लेट हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जुलाई के दूसरे सप्ताह में ईरान की रेलवे तथा परिवहन विभाग ने, ठीक है, ईरान की रेलवे तथा परिवहन विभाग ने दक्षिण बंदरगाह शहर चाबहार से लेकर अफगानिस्तान की सीमा पर जाहेदान तक जो है 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का उद्घाटन कर दिया है। तो इंडिया की तरफ से डिले हो रहा था, फंडिंग मिल नहीं रही थी, क्योंकि अमेरिका का एक तरीके का जो है इनडायरेक्ट प्रेशर था, ठीक है, अपरोक्ष रूप से प्रेशर था। तो इसकी वजह से जो है
इंडिया फंड देने में सक्षम नहीं थी और ईरान ने जो है, ईरान के जो रेलवे तथा परिवहन विभाग है उन्होंने अपनी ही इनिशिएटिव से चाबहार से लेकर अफगानिस्तान की सीमा पर जाहेदान तक 628 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन बिछाने का उद्घाटन कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस रेल लाइन के निर्माण के लिए ईरान अपने राष्ट्रीय विकास कोष से पूंजी व्यय करेगा। ठीक है, तो ईरान का जो राष्ट्रीय विकास कोष है, नेशनल डेवलपमेंट फंड है, उससे जो है पैसे निकाल के जो है काम आगे बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ट्रिनिटी। ठीक है, ट्रिनिटी विस्फोट के 75 वर्ष। तो देखिए 16 जुलाई 1945 को आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों ने विश्व के प्रथम परमाणु बम, ठीक है, जो विश्व का प्रथम परमाणु बम था, गैजेट का परीक्षण किया था। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, विश्व का जो प्रथम परमाणु बम था गैजेट का परीक्षण किया था, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट का नाम दिया गया। ट्रिनिटी टेस्ट परीक्षण का नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, ट्रिनिटी परीक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या है, देखिए ट्रिनिटी जो है, ट्रिनिटी क्या है, ट्रिनिटी जो है विश्व के प्रथम परमाणु जो है बम के रूप में जो है परीक्षण किया था पहली बार, जिसको गैजेट नाम रखा गया था। तो ये है ट्रिनिटी, इसको ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ट्रिनिटी जो है प्रथम परमाणु यंत्र के प्रथम धमाके का कोड नाम था। ट्रिनिटी क्या था, जो प्रथम परमाणु यंत्र है उसके पहले बार जो धमाका था, धमाके का कोड नाम जो था ट्रिनिटी था। ठीक है, इस परीक्षण का आयोजन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की सेना द्वारा 16 जुलाई 1945 में, तो जो है यूएसए की सेना द्वारा 16 जुलाई 1945 को किया गया था, जो कि मैनहट्टन परियोजना का एक हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था, मैनहट्टन परियोजना का एक हिस्सा था ये। ठीक है, ये जो परीक्षण है ये न्यू मैक्सिको को सोकोरो शहर से, अब ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप जानिएगा कि न्यू मैक्सिको में ये जो है परीक्षण किया गया था। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे किया गया था, जोर नॉट डेल म्यूरेटो। ठीक है, जोर नॉट डेल म्यूरेटो एक मरुस्थल है, एक जो है डेजर्ट है, जोर नॉट डेल म्यूरेटो, वहीं पे किया गया था ये परीक्षण केथेन बेन ब्रिज द्वारा आयोजित और निर्देशित किया गया था। तो जो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा आयोजित और निर्देशित था ये था केथेन ब्रेन ब्रिज। ठीक है, केथेन ब्रेन ब्रिज द्वारा। तो देखिए जो एक्सप्लोजन था, ठीक है, अंतःस्फोट था, इम्प्लोजन था, अंतःस्फोट डिजाइन वाला एक प्लूटोनियम यंत्र था। इसे अनौपचारिक तौर पर द गैजेट के नाम से जाना गया। ये जो बम है, ये बम का डिजाइन 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराए गए फैट मैन बम की डिजाइन के समान था। ठीक है, तो देखिए 1949 में पहले ही एक बार अटैक किया जा चुका था, कहाँ पे, जो है जापान में, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पे, और उसका नाम जो बम का था फैट मैन था, उसी की डिज़ाइन के समान था ये भी। ठीक है, ट्रिनिटी विस्फोट की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। देखिए दिसंबर 1942 में जो पूरा अमेरिका है उसके दूर दराज के स्थानों या कनाडा में परमाणु बम की डिज़ाइन तैयार करनी है, तो अनुसंधान इकाइयाँ स्थापित की गई, बहुत सारी जगहों पे अनुसंधान इकाइयाँ स्थापित की गई थी। इस सुपर बम के निर्माण की परिकल्पना एवं डिज़ाइन को लॉस एलामोस, क्या है, लॉस एलामोस नामक स्थान पर एक अत्यंत गोपनीय जो है प्रयोगशाला के, कहाँ पे ये जो है डिज़ाइन थी, इसका जो है लॉस एलामोस नामक स्थान पे जो है इसका डिज़ाइन किया गया, और ये बहुत ही गोपनीय, बहुत ही सेंसिटिव जो है प्रयोगशाला थी। इसमें वैज्ञानिकों के एक दल ने मूर्त रूप इसको दिया, मतलब वहाँ पे इसको जो है डेवलप किया। लॉस एलामोस में इस वैज्ञानिक दल का नेतृत्व जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, क्या नाम है इनका, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, नाम देख लीजिए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। इसके बाद परमाणु बम का पितामह इन्हें कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि परमाणु बम का पितामह किसे कहा जाता है, तो परमाणु बम के जो पितामह हैं वो कौन है, वो हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। कौन है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है परमाणु बम के कौन है, पितामह हैं। ठीक है, परमाणु बम के पितामह कौन है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए इन जो है जिन्हें बाद में परमाणु बम का पितामह कहा गया, और दोनों प्रकार के परमाणु जिसे बाद में द लिटिल बॉय को कोर नाम दिया गया और जिसे हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, तथा दूसरा बम को जो है प्लूटोनियम से बना था। तो पहली बात तो दो परमाणु बम, एक तो है द लिटिल बॉय, ठीक है, फैट मैन एंड लिटिल बॉय, दो जो है परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पे पड़े थे, आप लोग को पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो एक तो था फैट मैन और दूसरा था आपका लिटिल बॉय, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो लिटिल बॉय और फैट मैन जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे पड़ने वाले बॉम्ब्स थे। और एक और बॉम्ब उसी समय बनाया गया था जिसका नाम था क्रो जो है ये प्लूटोनियम से बना हुआ था। तो ये पूरा जो है परिदृश्य था।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी 22 जून को भारत लौटे। ठीक है, तो दो पाकिस्तानी जो उच्चायोग के कर्मचारी 21 मई 2020 को जासूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। ठीक है, दो पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी जो थे वो जो है जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। ये दोनों पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी आतंकवादी संगठनों के साथ काम कर रहे थे। ठीक है, जो है टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम कर रहे थे। ये जो है पाकिस्तानी नागरिक को तुरंत उनके काम से निकाल दिया गया और उन्हें उसी दिन पाकिस्तान लौटने को कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस लार्ज मैसिव स्केल पे काम होता है यहाँ पे। ठीक है, वर्षों में भारत जो है वर्षों से भारत में नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की गतिविधियों पर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है। ठीक है, जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं उनके द्वारा दो भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ इस तरह से असभ्य व्यवहार के साथ पाकिस्तान ने वियना संधि और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते का भी उल्लंघन किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार देखिए क्या है ये। देखिए, दो पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी जो होते हैं उनको जासूसी करते हुए हमारे इंडिया में पकड़ लिया जाता है और ये दोनों जो है उच्चायोग के कर्मचारी आतंकवादी संगठन में लिप्त थे, वो उसमें जो है मिलजुल के काम कर रहे थे। ठीक है, उनको जो है इन दोनों पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत वापस कर दिया गया और इसके बदले ये क्या करते हैं कि हमारे जो अधिकारी होते हैं जब वर्षों से जो भारत है ये इस चीज़ से बहुत परेशान है क्योंकि जो पाकिस्तानी एजेंसियां हैं उनके द्वारा दो भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ, ठीक है, इस जो है असभ्य व्यवहार के साथ पाकिस्तान ने वियना संधि में है कि जो अगर हाई कमिश्नर या उच्चायोग जो होते हैं उनके साथ जो है कोई अभद्र व्यवहार नहीं, और बहुत सारे उसमें और भी रूल्स हैं वियना कन्वेंशन में या वियना संधि में। ठीक है, तो वो हम फिर कभी जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इंटरनेशनल इश्यूज को, इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करेंगे। ठीक है ना, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है वो जब कवर करेंगे तो इसमें हम उसको कवर कर लेंगे। तो पाकिस्तान में वियना संधि और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते का भी उल्लंघन उन्होंने किया है। ठीक है, अब देखिए RIC रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीट के लिए भारत का समर्थन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की है। ठीक है, संधि पे तो हस्ताक्षर किया लेकिन पुष्टि नहीं की है। देखिए मार्च 2020 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 19 के बीच चीन वैश्विक बाजार के 53 देशों को हथियार निर्यात करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा जो है हथियार, एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए चीन क्या है, चीन जो है वैश्विक बाजार के 53 देशों को हथियार निर्यात करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा जो है हथियार निर्यातक बन गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 15 से 19 के बीच में चीन जो है 53 देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है, अपने हथियार को सेल कर रहा है और वो दुनिया का 5वां हथियार निर्यातक जो है देश बन गया है। ठीक है, अब देखिए शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होगा चीन। ठीक है, चीन जो है शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होगा। तो देखिए विश्व में शांति और स्थिरता के प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए जो चीन है वो 24 जून, ठीक है, शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और 24 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र UN के शस्त्र व्यापार, ठीक है, UN के शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा कर दी है। 2013 में चीन ने 23 देशों में से एक था जब उसने संयुक्त राष्ट्र के संधि को अपनाने के लिए वोट करने से परहेज कर दिया था। तो मतलब 2013 में उसका व्यू ये नहीं था कि वो जो है संयुक्त राष्ट्र जो है शस्त्र व्यापार संधि को अपनाए, लेकिन उसने जो है 13 देशों में से 23 देश 23 थी जिन्होंने मना कर दिया था जो है अपनाने के लिए, और उसमें से एक चाइना भी था। ठीक है, अब देखते हैं जो मेन जो है पॉइंट्स है क्या है। तो देखिए हाल में ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने के विषय में निर्णय लेने के लिए मतदान कर दिया है। ठीक है, तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है एग्री हो गया है कि जो है उसके सपोर्ट में मतदान करेंगे, वो जो है जो यूनाइटेड नेशंस की शस्त्र व्यापार संधि है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चीन के जो विदेश मंत्रालय उसके अनुसार जो है उसमें शामिल होना, संधि में शामिल होना बहुपक्षवाद को समर्थन करने के लिए चीन के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मतलब अपनी ही जो है ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम जो है देश में शांति और सुरक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर हैं। ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से जो है सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं वो आप सभी लोग जानते हैं, पूरा विश्व जान रहा है कि उसका एक देश से डिस्प्यूट नहीं है, उसके लगभग
23-24 कंट्रीज है जिनके साथ वो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है चाइना का, ठीक है। तो देखिए जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र की इस संधि से बाहर निकलने की घोषणा कर दी थी। तो जो है डोनाल्ड ट्रंप तो आप जानते हैं कि हर संधि से वो बाहर ही निकल रहे हैं। तो ट्रंप ने भी 2019 में जो है संयुक्त राष्ट्र की जो ये संधि है इससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी। अब देख लेते हैं एक बार शस्त्र व्यापार संधि है क्या, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। तो देख लेते हैं क्या है ये। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों को की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। मतलब कि पारंपरिक हथियारों की जो पारंपरिक हथियार है उनकी अंतर्राष्ट्रीय बिक्री, ठीक है ना, किसी को भी सेल कर देना जो है मॉनिटरी टर्म्स में फायदे के लिए कंट्रीज को इसको हस्तांतरित कर देना। अब ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है क्या होती है, टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो खुद ही जो गवर्नमेंट जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करती हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देती हैं। अगर उन लोगों के हाथ में ये जो है अस्त्र शस्त्र चले जाएंगे तो आप जानते हैं कि कितना जो है किसी कंट्री के लिए घातक हो सकता है, और कंट्री के लिए ही नहीं कितना जो है ग्लोब के लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जो है तनाव का माहौल आ सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसको विनियमित करता है कौन, ये करता है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, जिसको कहते हैं शस्त्र व्यापार संधि, ठीक है। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है इस संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अप्रैल 2013 को अपनाया था, ठीक है। कब अपनाया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अप्रैल 2013 को अपनाया था और 24 सितंबर 2014 से ये लागू हो चुका था। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए है ना, इंटरनेशनल और जो है जो आपका रीजनल जो पीस है उसको मेंटेन करने के लिए जो है किया गया। उसका एम क्या है, एम है जो है देशों के बीच पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देना, कंट्रीज के बीच पारदर्शिता और सहयोग दोनों को बढ़ावा देना, ठीक है। अभी हम देखें तो 130 देशों ने लगभग इस संधि की पुष्टि कर दी है, ठीक है। 130 देशों ने इस संधि की पुष्टि कर दी है। भारत ने इस जो है अभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये जो है पूरा इशू था। नेक्स्ट हमारा है भारत में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। भारत जो है 8वीं बार, इंडिया जो है 8th टाइम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है भारत 8वीं बार बन गया है, ठीक है। देखते हैं, देखिए भारत 17 जून 2020 को, कब, 17 जून 2020 को आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट अब क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि भारत जो है 17 जून 2020 को तो चुना गया है, क्या चुना गया है, ये गैर स्थायी सदस्य है यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। लेकिन इसके साथ और जो 3 कंट्रीज हैं वो भी याद रखना है, आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे, ठीक है। आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे आपको पता है कहाँ पे है, नॉर्दर्न में, और मैक्सिको कहाँ पे है, साउथ अमेरिका, और आयरलैंड, ये सारी लोकेशंस आपको ध्यान में रखनी होगी, आपको चीज़ें इजी हो जाएंगी समझने में। तो ये सारी की जो कंट्रीज़ हैं आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे, उनके साथ जो है भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2021 और 22 के लिए चुना गया है, ठीक है। अब देखिए भारत 193 जो है सदस्यीय जो महासभा है उसमें 184 कितने सदस्य हैं पहले ये बताइए। जो संसदीय महासभा है उसमें जो है यूनाइटेड नेशंस के संसदीय महासभा उसमें 193 सदस्य हैं, जिसमें से भारत को 184 वोट प्राप्त हुए। और इसके बाद जो है वो 2 साल के कार्यकाल के लिए 8वीं बार यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है अस्थायी सदस्य चुना गया। इसके पहले कब कब हुआ था, 50-51 में, फिर 67-68 में, 72-73 में, 77-78 में, और ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि ये जो है 8वीं बार बना था, ठीक है, 8वीं बार बना था, ठीक है। अब महासभा जो है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। जो ये महासभा है वो क्या करती है, 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, और ये 10 अस्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जाती हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, तो देखिए ये जो है संयुक्त जो आपका सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है। मतलब इसके डिफरेंट जो है यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ब्रांचेस हैं। 6 ब्रांच में से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत अहम जो है हिस्सा है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, विश्व भर में शांति और सुरक्षा को जो है सुनिश्चित कराना। तो वर्ल्ड लेवल पे जो है हमारे पूरे जो है यूनिवर्स के लिए एक शांति और सुरक्षा का वातावरण हो, ग्लोब के लिए, हमारे विश्व के लिए, ठीक है। तो ये जो है इनको कराना, इसको जो है कायम रखना, ये इनका काम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय
सौर गठबंधन, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसमें जो है क्या है कि देखिए ISA रूपरेखा समझौते में संशोधन, ISA रूपरेखा संशोधन क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर जो है सौर गठबंधन मतलब ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंग्लिश में ध्यान ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो है रूपरेखा में थोड़ा संशोधन किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को देशों के समूह को शामिल होने में सक्षम बनने के लिए, ठीक है, सक्षम बनाने के लिए रूपरेखा समझौते में संशोधन किया गया। मतलब क्या, यूनाइटेड नेशंस के सदस्य भी अब जो है ISA में शामिल होंगे, तो उसके जो है लिए कुछ चेंजेस, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। इस संशोधन को अनुसमर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र के वे सभी सदस्य, अगर ये जो है अनुसमर्थन हो जाता है तो यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य भी अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकेंगे जो ट्रॉपिक्स के बाहर स्थित है, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए था जहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत तेज पड़ती है, तो उस रोशनी का, सूर्य का जो तेज है उससे जो है हम सोलर पैनल्स के थ्रू हम एनर्जी जो है जनरेट कर सकेंगे, और उससे जो है इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो बोझ है वो ऊपर से कम हो जाएगा। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं जिससे हमारी इन्वायरमेंट भी हार्म हो जाती है। तो ये जो ये जो इको फ्रेंडली तरीका, जिससे सोलर पैनल आपने देखा होगा ना, रूफ वगैरह पे लोग सोलर पैनल अब तो गाँव में भी सोलर पैनल लगता है, तो ये जो सोलर पैनल्स हैं उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक जो है यहाँ पे एक संधि थी कि जो कंट्रीज, ट्रॉपिकल कंट्रीज मतलब जो 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, अब ऐसा समझ लीजिए इसको कि जैसे मान लीजिए इसमें तो ये आ ही नहीं रहा है, हाँ, ये जैसे मान लीजिए ये जो है 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर ये जो ऊपर वाला है 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब में इक्वेटर अगर ये 0 डिग्री है तो इसके ऊपर 23.5 नॉर्थ और जो है 23.5 जो है दक्षिण, तो इसके बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ में जितनी भी कंट्रीज पड़ती हैं ये सारे लोग जो है हिस्सा होंगे किसके, सोलर अलायंस के। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र में भी जितने सदस्य हैं जो इस ट्रॉपिकल कंट्रीज के बाहर भी रहते हैं वो भी हिस्सा बन सकेंगे। इसके लिए जो है कुछ जो है क्या किया गया है, चेंजेस किए, अमेंडमेंट किए गए हैं जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इसे 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान क्या है, इसको जो है 2000, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है 2015 में पेरिस में COP21, अब ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि कब, तो पेरिस में जो है 2015 में, और COP21 याद रखना चाहिए, COP21 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने संयुक्त रूप से जो है इसका उद्घाटन किया था। और गठबंधन का उद्देश्य क्या है कि सौर जो है ऊर्जा के तीव्र और बड़े पैमाने पर उपयोग के माध्यम से जो आपका पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान देना। पेरिस जलवायु समझौता मतलब क्या होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट पे जो इल इफेक्ट्स, जो खराब जो है इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको जो है कम करने के लिए एक योगदान है, एक स्टेप है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है बिना पल्यूट हुए हम एनर्जी को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे सोलर एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। इस समूह में अब तक वे देश सदस्य होते थे जो कर्क और मकर के बीच में स्थित होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये जो हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमारा है, हाँ ठीक है, ऑपरेशन लीजेंड, ठीक है। ऑपरेशन लीजेंड क्या है कि अभी जो है हाल में ही जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन लीजेंड स्टार्ट किया है। इस ऑपरेशन के तहत 3 नवंबर 2020 को आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाने के लिए क्या होगा, इसके जो है बनाने की व्यवस्था की गई है कि कानून और व्यवस्था कैसे बनाया जा सकेगा किसके, आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान। इसके अंतर्गत हिंसक अपराध पर नकेल लगाने के लिए, जो हिंसक अपराध हैं जो है उस पर नकेल, उसको जो है उसकी रोकथाम के लिए, हाँ नकेल लगाने के लिए अधिक से अधिक अमेरिकी शहरों में संघीय एजेंटों को भेजने की योजना बना दी है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके तहत शिकागो, अल्बुकर्क और न्यू मैक्सिको जैसे शहरों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन लीजेंड जो है कौन कौन से शहर, शिकागो, अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको जैसे शहरों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन लीजेंड कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। ऑपरेशन का नाम लीजेंड जो है तालीफेरो के नाम पर रखा गया है। लीजेंड जो है किसके नाम पे लगेगा, लीजेंड तालीफेरो के नाम पे रखा गया है। इस जो है 4 साल के बच्चे की मिसौरी के
कंसास शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो जो एक नाम है लिजेंड तालिफेरो, उसी के नाम पे ऑपरेशन लिजेंड रखा गया है। और एक छोटा सा बच्चा था, 4 साल का बच्चा था, जिस जो है मिसौरी एक सिटी है, कहाँ पे आपका इसमें यूनाइटेड स्टेट्स में मिसौरी एक जो है उनका जो है स्टेट है, और उसमें जो है कंसास शहर में उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ऑपरेशन जो है ये, उसमें राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा कानून प्रवर्तन और सैन्य प्रयासों में वृद्धि के रूप में इसको लागू किया गया है, ताकि हाल में जो जॉर्ज फ्लॉयड है, मैंने यही बताया था आपको, मैं कमेंट सेक्शन में मैंने कहा था लास्ट वाले वीडियो में कि आप इसको बताएंगे। जॉर्ज फ्लॉयड ही वह व्यक्ति हैं जो है अमेरिकी जो है मूल का कोई एक पुलिस ऑफिसर होता है, और ये जो है अफ्रीकन मूल के होते हैं, ये ब्लैक होते हैं। इनके ऊपर जो है इनके गले पे आपका पैर रख के इनकी जान ले ली जाती है, ठीक है। तो जॉर्ज फ्लॉयड इनका नाम होता है। इनकी हत्या के विरोध के परिणाम स्वरूप आपराधिक दंगे जो है दंगा प्रवृत्ति को नष्ट किया जा सके, तो ये जो है दंगा जो है उसको रोका जा सके। तो ये जो है पूरी योजना थी, और इसके आगे जो है वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो ये हमारा लगभग अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।